हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस जोन में। मैं सुमित कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम टोपोग्राफी चैप्टर को पढ़ा रहे हैं और उस टोपोग्राफी के अंतर्गत हम बता दिए थे नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति क्या होती है, उसके फलस्वरूप कौन कौन सी स्थलाकृति का निर्माण होता है। उसके बाद बताए थे समुद्र द्वारा निर्मित स्थलाकृति और उसमें कौन कौन सी आकृति का निर्माण होता है, उस पर भी हम चर्चा कर लिए थे। और इसके ठीक पिछले क्लास में बताए थे भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति और उसके फलस्वरूप कौन कौन सी आकृति का निर्माण होता है। पर चलिए पहले उसको रिकॉल कर लेते हैं। भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति में कौन कौन से स्थलाकृति का निर्माण हुआ था, उसके बाद देखेंगे बर्फ द्वारा निर्मित स्थलाकृति। तो चलिए दोस्तों पहले हम रिकॉल कर लेते हैं जो पिछले क्लास में पढ़े थे भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति। हम देखे थे कि भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति का निर्माण जो हुआ था वह सामान्यतः काष्ठ प्रदेशों में होता है, जहाँ पर चूना पत्थर की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। वहां पर जब बारिश होती है तो क्या होता है, ऊपर में भी क्या होता है, निर्माण होता है। और जब वह पानी, बारिश का पानी वह भूमि के अंदर जाता है तो क्या उसके अंदर भी भूमिगत स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो वह कहता भूमि के बाहर यानी कि सतह पर कौन कौन सी आकृति का निर्माण हुआ था, तो ऊपर सतह के ऊपर जो था कौन कौन आकृति सतह के ऊपर। तो पहले छोटी सी छेद हो गई थी, तो उस क्षेत्र को हम क्या बोले थे, उस छेद को रंध्र बोले थे। जब वह गड्ढा जो हुआ, छेद जो था वह क्या था, बड़ा हो गया, तो उसको क्या कहते हैं, डोलाइन कहते हैं। डोलाइन जब यह डोलाइन बड़ा हो गया तो इसको क्या कहते हैं, युवाला कहते हैं। युवाला जब यह युवाला जब क्या था, वह भूमिगत जो भूमि था वह जब आर पार दिखाई देने लगी, यही युवाला जब क्या काफी बड़ा हो गया और जब वह आर पार दिखाई देने लगी तो उसे हम क्या कहते हैं, कास्ट विंडो कहते हैं। क्या कहते हैं, कास्ट विंडो। और जब वही चूना जो है, चूना वाली मिट्टी जब क्या था टूटने लगती है, पृथक होने लगती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पोल्जे कहते हैं, पोल्जे। और यही पोल्जे जब क्या होता है छोटे छोटे टुकड़े में परिवर्तित हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, टेरा रोसा कहते हैं, टेरा रोसा। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टेरा रोसा मिट्टी। क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टेरा रोसा मिट्टी में कौन सी खेती सबसे ज्यादा की जाती है, कौन सी फसल की खेती सबसे ज्यादा होती है। तो हम आपको बताए थे कहवा अर्थात कॉफी की खेती जो होती है वह टेरा रोसा मिट्टी में सबसे ज्यादा पाई जाती है। और यह भी क्वेश्चन पूछा गया था कि टेरा रोसा मिट्टी में किस तत्व की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। तो यह जो है, यह मिट्टी क्या होती है, यह मिट्टी जो है किससे बनी हुई है, तो चूना पत्थर है। तो चूना में किस चीज की मात्रा सबसे अधिक होती है, कैल्शियम की। तो टेरा रोसा मिट्टी में भी क्या होता है, कैल्शियम की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। तो ये दो पॉइंट आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे पूछे भी जाएंगे। और क्या था, उस भूमि के अंदर जब बारिश का पानी वह भूमि के अंदर जब प्रवेश करता है तो अंदर की कौन सी आकृति का निर्माण हुआ था उसको चर्चा कर लेते हैं। जहां से वह प्रवेश की थी तो उस घाटी को हम क्या कहते हैं, अंधी घाटी कहते हैं। अंधी घाटी कहते हैं। जब ऊपर की ओर उसके ऊपर बनती है तो उसे क्या कहते हैं, स्टेलेटाइट कहते हैं, स्टेलेटाइट। जब नीचे की ओर बनती है तो टूफे कहते हैं। और यही टूफे जब बड़ा हो जाता है तो स्टेलेमाइट। और स्टेलेटाइट और स्टेलेमाइट जब जुड़ जाती है तो उसको कंदरा स्तंभ कहते हैं। जब वह कहीं पर निक्षेप कर देती है तो उसे हम क्या कहते हैं, काष्ठ घाटी कहते हैं। तो ये सब चर्चा जो हम पिछले क्लास में किए थे, बस इसको हम रिकॉल कर दिए ताकि आपको याद रहे और आपको नया समझ भी आ जाए। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। बर्फ द्वारा निर्मित स्थलाकृति, इसके फलस्वरूप कौन कौन सी आकृति का निर्माण होता है उस पर चर्चा करते हैं। आपको रटने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस आप समझिए और एक दो बार पढ़िए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा और अपने आप याद हो जाएगा। बस इस वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देखिए ताकि आपको रटना नहीं पड़े, बस समझिए और याद करिए। तो चलिए दोस्तों आप समझते हैं बर्फ द्वारा निर्मित स्थलाकृति क्या होती है और कैसे बनती है। तो हम स्थलाकृति जब पढ़ाए थे तो इसका पहला चैप्टर में था, हम देखे थे जब नदी जो है, नदी पहाड़ से निकल रही थी, जब नदी पहाड़ से निकल रही थी तो यहाँ पर जो थी भी आकार की घाटी का निर्माण की थी। यहाँ पर भी आकार की घाटी का निर्माण की। लेकिन बर्फ जब पहाड़ से निकलती है तो वह यू आकार की घाटी का निर्माण करती है। जैसे बर्फ जब यहाँ से निकलती है तो वह यू आकार की घाटी का निर्माण करती है। ऐसा क्यों करती है, जब बर्फ निकलती है ना तो वह अपना कुछ अवशेष जो होती है वह पिघला कर यही पेंदी में क्या करते हैं, छोड़ देती है।
कुछ भाग टूट जाता है और कुछ भाग पिघला कर छोड़ देती है, जिससे यह कहता है जम जाता है, जिसके कारण से यह यू आकार की आकृति बन जाती है, यू आकार की आकृति बन जाती है। तो बर्फ द्वारा क्या पहली आकृति कौन बन गई? तो बर्फ ने पहली आकृति कौन बनाई? यू आकार की घाटी। इसको क्या कहें हम? यू आकार की घाटी कहें। तो बर्फ की पहली आकृति कौन सी बन गई? यू आकार की घाटी। जब क्या होता है किसी बड़ा बर्फ, मान लेते हैं या एक क्या बड़ा सा बर्फ है, इस बड़ा बर्फ में जब एक क्या था छोटा बर्फ क्या था जुड़ जाता है या सट जाता है, तो इस आकृति को हम क्या कहते हैं? या एक क्या बड़ा बर्फ है, तो बड़ा बर्फ में जब क्या था छोटा बर्फ जुड़ जाता है, तो यह छोटा बर्फ जो है वह लटकती हुई प्रतीत होती है, इसलिए इस आकृति को हम क्या कहते हैं? लटकती घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? लटकती घाटी। जब यह छोटा बर्फ इसमें जुड़ गया तो इसको बार बार घर्षण करते रहती है, अवरोध यानी धकेलते रहती है, जिसके कारण से बड़ा बर्फ क्या होता है धीरे धीरे पिघल जाता है, और पिघलने के बाद यह इस बड़ा बर्फ में जो होता है यह छोटा बर्फ जो है वह क्या होता है प्रवेश कर जाती है, अंदर चली जाती है, वह घर्षण करके पिघलाकर वह अब यह छोटा बर्फ जो है इसके अंदर चल गए। तो इस आकृति को हम क्या कहते हैं? इस आकृति को हम नुनाटक कहते हैं। क्या कहते हैं? इस आकृति को हम क्या कहते हैं? नुनाटक कहते हैं। अब 3-4 आकृति और निर्माण होती है, उसको एक ही फिगर में देख लेते हैं। अब मान लेते हैं यह एक क्या बर्फ का बड़ा सा हम टुकड़ा ले लिए, बर्फ का एक बड़ा सा हमने टुकड़ा ले लिया, बर्फ का हमने एक बड़ा सा टुकड़ा ले लिया। जब इस बर्फ में क्या था, जब बर्फ पिघलती है और मान लीजिए ऐसा कोई आकृति बन जाती है, जब क्या था ऐसी कोई आकृति बन जाती है, तो इस आकृति को हम क्या कहते हैं? इस आकृति को हम सर्क कहते हैं। इस आकृति को हम क्या कहते हैं? इस आकृति को हम क्या कहते हैं? सर्क कहते हैं। जब यह सर्क जो है, जब दो लगातार सर्क हो जाए, जब दो लगातार गड्ढा हो जाए, जब दो लगातार ऐसे गड्ढा हो जाए, तो इसके बीच के स्थान को क्या कहते हैं? एडिटी कहते हैं। इसके बीच के स्थान को क्या कहते हैं? एडिटी कहते हैं। जब यह गड्ढा क्या होता है लगातार हो जाए, जब यह गड्ढा जो है लगातार हो जाए, 5-6 करके लगातार हो जाए, जब लगातार हो जाती है, तो इस आकृति को हम क्या कहते हैं? इस आकृति को हम ग्लिसरीन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस आकृति को क्या कहते हैं? ग्लिसरीन कहते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे सर्क क्या होती है, एडिटी क्या होती है और ग्लिसरीन क्या होती है। जब इस बर्फ में मान लीजिए आर पार कोई छेद हो जाए, आर पार को दिखने लगे वह बर्फ का टुकड़ा, तो इस आकृति को हम क्या कहते हैं? कॉल कहते हैं। इस आकृति को हम क्या कहते हैं? कॉल कहते हैं। जब यह बर्फ जो है पिघल जाती है, तो यह पिघल कर कहीं न कहीं जमा हो जाएगी। तो मान लेते हैं यह बर्फ क्या था पिघल कर यहाँ पर मान लेते हैं यह जमा हो गई, यहाँ पे क्या था जमा हो गई। तो इस जमा हुए आकृति को हम क्या कहते हैं? इस जमा हुए आकृति को हम हिमोड कहते हैं। हिमोड क्या कहते हैं? हिमोड कहते हैं, या फिर इसको मोरेन भी कहते हैं, या इसको मोरेन कहते हैं, या इसको रास मोटाने कहते हैं। क्या कहते हैं? रास मोटाने। जब यह कहता है बर्फ पिघल कर कहीं जमा हो जाती है, तो इसको क्या कहते हैं? हिमोड कहते हैं, या फिर मोरेन कहते हैं, या फिर उसे रास मोटाने कहते हैं। दोस्तों ये आकृति आप समझ गए होंगे क्या होती है। तो चलिए अब आगे के पॉइंट समझते हैं। जब बर्फ जो है हुआ कहता है पहाड़ी भाग से निकलती है, बर्फ जब पहाड़ी भाग से निकलती है तो वह कहता है नदी में जाएगी। तो नदी में जाने के क्रम में वह सीधे पिघल नहीं जाती है। नदी में जब मान लीजिए एक बर्फ का बड़ा सा टुकड़ा जब नदी में जाती है तो वह तुरंत तो नहीं पिघल पाएगी। जब यह बर्फ का टुकड़ा जो है मान लेते यह एक क्या पहाड़ी है, यह एक क्या पहाड़ है, यह एक पहाड़ है, और इस पहाड़ से जब क्या था, इस पहाड़ से क्या था जब बर्फ निकलती है, और जब बर्फ जो है वह नदी में जाती है, मान लेते यह एक क्या बर्फ का टुकड़ा है, यह क्या एक बर्फ का टुकड़ा। तो जब भी बर्फ का टुकड़ा इस नदी में जाएगी तो उस नदी का पानी जो है नीचे से क्या करेगी? इसको अपर्दित करेगी, इसको अपर्दित करेगी। यह जो समतल वाला भाग है वह अपर्दित करते करते जब क्या था अर्धचंद्राकार बना देती है, इस आकृति ऐसी करके आकृति बना देती है। तो इस आकृति को हम क्या कहते हैं? इस आकृति को हम ड्रमलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस आकृति को ड्रमलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रमलीन कहते हैं। और जब यह आकृति जो है, जब यह बर्फ जो है टूट कर छोटा छोटा टुकड़े में परिवर्तित हो जाए, तो इस आकृति को हम क्या कहते हैं? एस्कर कहते हैं। इस आकृति को हम क्या कहते हैं? एस्कर करते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे ये सब आकृति
एक कंप्लीट रूप से बता दिए कि बर्फ द्वारा कौन कौन सी आकृति का निर्माण होता है। तो कौन कौन सी आकृति का निर्माण होता है पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो जब क्या होता है, बर्फ जो है पहाड़ी भाग से निकली तो यू आकार की घाटी बनाए। जब बड़े से बर्फ में छोटा सा टुकड़ा सट गया यानी जुड़ गया तो क्या कहलाए, चूंकि वह लटकती हुई प्रतीत हो रही है इसलिए उसे लटकती घाटी कहते हैं। जब वह छोटा टुकड़ा उस बड़ा टुकड़ा में क्या तो प्रवेश कर जाती है तो उसे नुनाटक कहते हैं। जब एक बड़े से बर्फ में छोटा सा टुकड़ा छोटा सा अगर गड्ढा हो जाए तो उस गड्ढे को हमने क्या कहते हैं, तो उस गड्ढे को हमने सर्क कहते हैं। जब यह सर्क दो लगातार हो जाती है तो उसके बीच के स्थान को क्या कहते हैं, एडिटी कहते हैं। जब क्या होता है लगातार सर्क हो जाए, लगातार गड्ढा हो जाए तो उस आकृति को हम क्या कहते हैं, ग्लिसरीन कहते हैं। जब क्या होता है बर्फ में आर पार छेद हो जाए, आर पार दिखने लगे तो उस आकृति को क्या कहते हैं, कॉल कहते हैं। और जब वही बर्फ का पिघला हुआ भाग कहीं जाकर जमा हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, हेमोट कहते हैं। उसी को मोरेन कहते हैं, उसी को हम रासमोटाने भी कहते हैं। और जब बर्फ जो है पहाड़ी भाग से निकलकर वह नदी में जाती है तो जब क्या था पानी के द्वारा जब उस बर्फ में अपरदन हो जाता है और नीचे से जब अर्धचंद्राकार आकृति बन जाती है तो उसे हम ड्रमलीन कहते हैं। जब वही बर्फ का टुकड़ा छोटा छोटा टुकड़े में परिवर्तित हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, एस्कर कहते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे ये बर्फ द्वारा निर्मित स्थलाकृति कौन कौन सी होती है और क्या क्या का निर्माण होता है। ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा, यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, नुनाटक, ये सब आकृति क्या होता है याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों आगे के पॉइंट पर बात करते हैं। ये सब आप नोट करते जाइएगा, हम इसको मिटा रहे हैं। जितना भी बात बोले हैं दोस्तों आप लिखते जाइएगा नोटबुक में, आपको एग्जाम के बाद काफी हेल्प करेगी। तो चलिए दोस्तों अब समझते हैं दूसरे पॉइंट को। अब समझते हैं तट कितने प्रकार की होती है। तट जो होती है वह कितने प्रकार के तट पाई जाती है उस तट को हम समझ लेते हैं। तो एक तट होती है वह क्या होता है, क्लिफ। तो क्लिफ किसे कहते हैं, जब क्या होता है समुद्र के जो समुद्र का तट जो होता है, जब समुद्र के तट जो है काफी खड़ी ढाल में पाई जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लिफ कहते हैं। जब समुद्र के तट जो होते हैं, समुद्र के तट काफी खड़ी ढाल में पाई जाती है, काफी खड़ी ढाल में पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, क्लिफ कहते हैं। जैसे आप देखते होंगे, मान लेते हैं यहाँ क्या है, यह क्या भूमि है या क्या समुद्र का तट है। और जब कहते हैं एकदम खड़ी ढाल में पाई जाती है, जब एकदम खड़ी ढाल में ऐसे पाई जाती है और क्या था लगभग यहाँ से क्या होता है समुद्र का पानी शुरू होता है। यह जो इतना खड़ी ढाल पाई जाती है या इतना, इसी को हम क्या कहते हैं, क्लिफ कहते हैं। यदि आप एक बार इसमें डूब गए तो फिर आपको निकलने का जगह भी नहीं मिलेगा, आप यहीं में डूबले रह जाइएगा, निकलना बहुत ही मुश्किल है। तो इतना बड़ा खड़ी ढाल जो होती है कभी आप निकल नहीं सकते थे। यही खड़ी ढाल को हम क्या कहते हैं, क्लिफ कहते हैं। अब एक तट होती है, एक तट का नाम है फ्योर्ड तट। आप सुनेंगे फ्योर्ड तट, क्या कहते हैं, फ्योर्ड तट किसे कहते हैं, एक फ्योर्ड तट आप सुने होंगे। ये फ्योर्ड तट क्या होती है, जब समुद्र के किनारे क्या बर्फ जम जाती है तो उसी को क्या बोलते हैं, फ्योर्ड तट कहते हैं। क्या कहते हैं, जब समुद्र के किनारे बर्फ जम जाए तो उससे क्या कहते हैं, फ्योर्ड तट कहते हैं। क्या भारत में फ्योर्ड तट का निर्माण होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि भारत का जो तट है वहां पर बर्फ नहीं जमा होता है, जिस कारण से भारत के तट को फ्योर्ड तट नहीं कहेंगे। तो फिर ये फ्योर्ड तट कहाँ पर बनती है, तो फ्योर्ड तट जो होती है वह ध्रुवीय प्रदेशों में बनती है। फ्योर्ड तट कहाँ बनती है, तो फ्योर्ड तट जो है वह ध्रुवीय प्रदेशों में बनती है। आप अगर मैप देखे होंगे, यह क्या मान लेते हैं मैप है, तो उसके उत्तरी नॉर्थ जो है यहाँ पर 66.5 डिग्री जो रेखा जो है वह ऊपर में 4-5 देश पाए जाते हैं जहाँ पर फ्योर्ड तट काफी निर्माण होती है। वह इस तट को आप याद रखिए कौन कौन से देश है, कहते हैं नार्वे में फ्योर्ड तट का निर्माण होता है। कौन से देश, नार्वे के बगल में एक स्वीडन देश है, स्वीडन के आसपास में एक आइसलैंड है, आइसलैंड में भी निर्माण होता है। उसके बाद
ग्रीनलैंड में क्या होता है निर्माण होता है। कौन कौन? नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, ये सब देश क्या प्रमुख है जहाँ पर फ्योर्ड तट का निर्माण होता है। इस फ्योर्ड तट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्योर्ड तट किसे कहते हैं? तो जब समुद्र किनारे बर्फ जम जाती है तो उसे फ्योर्ड तट कहते हैं। और इस फ्योर्ड तट के आप एग्जाम्पल भी याद रखिएगा, कौन कौन से देश है जहाँ पर फ्योर्ड तट का निर्माण होता है। भारत में फ्योर्ड तट का निर्माण नहीं होता है। अब एक तट होती है जिसको क्या कहते हैं? रिया तट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिया तट। क्या कहते हैं? रिया तट। तो दोस्तों पहले हम इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद रिया तट क्या होती है उसको हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये सब बातें आप लिखते जाइएगा। तो चलिए दोस्तों अब समझते हैं रिया तट किसे कहते हैं। क्या कहते हैं? रिया तट किसे कहते हैं? रिया तट। रिया तट किसे कहते हैं? रिया तट समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। एक होते हैं डाल्मेशियन तट। या रिया तट और डाल्मेशियन तट जो है दोनों को रिलेट करती है, इसलिए इसको हम साथ बताते हैं। तो इसके पहले एक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं यह तट के बारे में, तब इसको समझने में काफी आसानी होगी। रिया तट और क्या था? डाल्मेशियन तट। जैसे आप यह क्या पृथ्वी है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 66.5 डिग्री जो रेखा है, 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री जो है साउथ, करीब यहाँ पर जो देश पाए जाते हैं ऊपर में, वहीं पर जो है बर्फ पाई जाती है उसके समुद्र के किनारे। और नीचे में जो देश है वहीं पर क्या बर्फ पाई जाती है। लेकिन अगर आप आइस एज में जाइएगा, आइस एज में जो है लगभग इसके नीचे यानी कि विश्व के कई भागों पर आइस एज में क्या था? बर्फ जमा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से क्या वायुमंडल का तापमान बढ़ता गया, वह बर्फ पिघलती गई। तो वह बर्फ पिघल कर वह पानी कहाँ जाएगा? तो वह समुद्र में चला जाएगा। तो वह जो बर्फ वाला भाग था वह पिघल कर कहाँ चल गए? समुद्र में चल गए। और जो भी पहाड़ी थी वह क्या हुआ? जलमग्न हो गया। तो यहीं से परिभाषा निकलता है। तो समुद्र में स्थित जलमग्न पहाड़ी का जब जलमग्न पहाड़ी समुद्र के जलमग्न पहाड़ी देखिए समुद्र के जलमग्न पहाड़ी जब तट के साथ 90 डिग्री या फिर लंबवत हो तो उसे हम क्या कहते हैं? रिया तट कहते हैं। तो समझ लेते हैं क्या होती है। जैसे आप भारत को देखेंगे, यह एक क्या भारत की आकृति है, यह क्या भारत की क्या समुद्री तटीय है। यहाँ पर जो रिया तट को समझते हैं, आप जाइएगा भारत के तट पर तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। हम क्या परिभाषा देखें? समुद्र के जलमग्न पहाड़ी जब तट के साथ लंबवत हो या 90 डिग्री का कोण हो, इसके समुद्र का जो पहाड़ी होगा कुछ इस प्रकार पाई जाएगी। यहाँ पहाड़ी मान लेते हैं, यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है। तो यह पहाड़ी जो ये तट जो है इसके ठीक क्या होता है? लगभग 90 डिग्री में होती है, या फिर क्या होता है? लंबवत होती है। तो अब पूरा 90 तो होगा नहीं, क्या लगभग पे होगा, वह 90 या लंबवत होगा। तो उसे हम क्या कहेंगे? रिया तट कहते हैं। रिया तट कहते हैं। और डाल्मेशियन तट किसे कहते हैं? तो डाल्मेशियन तट का अगर एग्जैक्ट परिभाषा लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं, आप लिखते जाइएगा डाल्मेशियन तट किसे कहते हैं। पहले अब समझ लेते हैं डाल्मेशियन तट क्या होती है। जब जलमग्न पहाड़ी जो है, समुद्र की जलमग्न पहाड़ी तट के साथ समानांतर पाई जाती है। तट के साथ जो है समानांतर, यह क्या एक समानांतर है, इस तट के सामने क्या समानांतर है, तो उसे हम क्या कहते हैं? डाल्मेशियन तट कहते हैं। इसका एग्जैक्ट अगर परिभाषा अगर मैप से समझते हैं, यानी कि समुद्र के जलमग्न पहाड़ी जब तट के समानांतर पाई जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? डाल्मेशियन तट कहते हैं। समुद्र की जलमग्न पहाड़ी जब तट के लंबवत या 90 डिग्री का कोण बनाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? रिया तट कहते हैं। तो आप मैप के द्वारा आप इसको याद रख सकते हैं, यह सब क्या कॉन्सेप्ट याद रख सकते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि बर्फ द्वारा निर्मित स्थलाकृति कौन कौन सी होती है, फिर तट के कितने प्रकार, क्लिफ क्या होते हैं, फ्योर्ड तट क्या होते हैं, रिया तट क्या होते हैं, डाल्मेशियन तट क्या होंगे। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। यह वीडियो कैसा लगा आपको, क्लास कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कमेंट में एक क्वेश्चन पूछते हैं,
यानी कि जैसे कि हम देखे थे फ्योर्ड तट जो होती है नॉर्वे में बने, आइसलैंड में बने, ग्रीनलैंड में बने। तो आप बताइएगा कि नॉर्वे और आइसलैंड की राजधानी कहाँ है, यह कमेंट करके आप बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।